ये एनर्जी गैप के हिसाब से हो रहा है। एनर्जी गैप अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो दैट मटेरियल विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। अगर एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ देन इट विल बिहेव लाइक ए सेमीकंडक्टर। और मेटल में क्या है, कंडक्टर में क्या है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Am I audible? ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है? Yes, sir. थैंक यू। सो हम लोग फिर से बेसिक से शुरू किए थे और कल के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ चीजें देखा था, है ना। एकदम बेसिक से शुरू किए थे और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है किस तरीके से होता है वहां से शुरू किया था, ठीक है। हाँ, सब लोग अपना अपना माइक को म्यूट में रखिएगा जब तक क्लास चले। अगर किसी को कुछ बोलना है तो माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दीपंकर, भास्कर, अभिनव, दीप, जुगल किशोर, ज्योतिर्मय, कपिल, प्रीतम, Realme RM X3471, काइंडली चेंज योर नेम। सब लोग अपना नाम से ज्वाइन करना प्लीज, नहीं तो दिक्कत हो जाता है आइडेंटिफाई करने में, है ना। डिफॉल्ट नाम को आप रिनेम कर सकते हो तो चेंज कर लो। चलो शुरू करते हैं। लास्ट के टॉपिक को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिर से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरू किए थे हम लोग, याद है। तो क्या देखा था हमने हमने देखा था कि भाई यूनिवर्स जो होता है वो पूरा का पूरा यूनिवर्स को हम दो पर्टिकुलर चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं मैटर, दूसरे को हम बोलते हैं फील्ड, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर फेज होता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर। और फील्ड में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है ना ये पार्ट एवरीबॉडी? नाउ हमने ये देखा था कि मैटर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, इसीलिए इसको मैटर बोलते हैं। और मैटर किस चीज से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स है। और हमको पता है कि एटम को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर हमको एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मिलता है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। जो चार्ज होते हैं उसमें से हमने देखा था कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? जल्दी जल्दी से वही 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन सेम होता है, सेम होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है ना। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0। 1.6 into 10 to the power minus 27. ना, गलत। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the 1 into 10 to the minus 31. minus 31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.6 into 10 to the minus 27 kg, ठीक है। 1 coulomb charge equal to how many number of charges? How many number of charges? Number of electrons, sorry, number of charges नहीं बोल सकते हैं। 6.232. 625 नहीं सर 6.232 10 to the power 16 যদি পয়েন্ট হলে 16 कैसे होगा? 1 by 1.6 into 10 to the minus 19 है ना।
1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर होता है 10⁻⁻19, सो एक कूलम का मतलब क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमको कितना मिलेगा 6.232 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा एक कूलम चार्ज होता है, और इसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। तो जब हम 1 यूनिट चार्ज बोलेंगे तो वहां पे एक या दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, एक या दो प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, समझना चीज को। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है किसी भी एटम में? क्या मैं एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं? नो सर, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने आप को। ओके, सो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो किस टाइप का आयन बन जाएगा? अगर एक पॉजिटिव आयन। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फिर ये पॉजिटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं कि एनायन कहते हैं? एनायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं कि एनायन कहते हैं? देखो एकदम बेसिक बात है। होगा। कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन इज कैटायन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड योर एनोड। समझ लेना, आज के बाद नहीं भूलोगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कौन सा आयन लगेगा? पॉजिटिव आयन लगेगा कि नेगेटिव आयन लगेगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन लगेगा, इसीलिए नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, इसीलिए इसको कैटायन बोलेंगे। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, है ना, कि एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है। एनोड तो ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कौन सा आयन लगेगा भाई? नेगेटिव आयन लगेगा जाके। तो नेगेटिव आयन को ही एनायन बोलेंगे और पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलेंगे। दिमाग में सेट हो गया, है ना? क्लियर? यस सर। Atoms are made up of positively charged nucleus and negatively charged electrons. बात यहाँ पे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिरता है? सवाल ये है आपसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को खींच रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव चार्ज में गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गिरता है? Presence of proton. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, इसीलिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है मेरा नेगेटिव चार्ज है।
अब बात यहाँ पे है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इसके अंदर है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली खींच रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो फिर जाके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरा सवाल वो है। इसलिए नहीं होता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक ऑर्बिट या फिर शेल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और कोई भी चीज जब इस किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेगा। देखो यहाँ मैं जो चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेसिक बेस लेवल की बातें हैं, और वो सारी बातें पहले कुछ दिन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज बड़ी बड़ी चीजें समझ में नहीं आती है। बहुत लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या है, ये सब थोड़ी ना आएगा। डेफिनेटली ये डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यही वो वैक्यूम है जो आपके अंदर है, यहीं पे वो वैक्यूम है जो बन के बैठा हुआ है, जिसके चलते हमेशा आपको इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होती है समझने में। जब मैं यहां से क्लियर करूंगा तो वो वैक्यूम को फिल अप करते हुए चलेंगे, अल्टीमेटली वो एक सॉलिड पीस बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को थोड़ा बढ़िया से समझना सोचना। ये डायरेक्ट इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1-2 मार्क के, बट मैक्सिमम नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। तो समझ लेना चीज को। क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जब वो रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज अगर रोटेशन में है तो उसमें क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है ना। काइनेटिक एनर्जी इज विथ रेस्पेक्ट टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। दो टाइप के एनर्जी हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है आपका विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। किसी भी चीज में कुछ भी उठा लो, अगर दो चीजों के बीच में पोजिशनल डिफरेंसेस है तो दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं हाफ mv²। v इज द वेलोसिटी, m इज द मास। पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं कितना होता है, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब बात यहाँ पे है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये न्यूक्लियस से कुछ एक दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस ये अगर घूम रहा है मरवाएगा यार। सो इसमें क्या है, क्योंकि ये घूम रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी रहता है। सो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक शेल में जो टोटल एनर्जी होगा वो क्यों होगा, इट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन। पकड़ लेते हैं v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक डिस्टेंस जो होगा इसका rn डिस्टेंस पकड़ लेते हैं कि रेडियस न्यूक्लियस से इतना दूर में है। ये जो बॉल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी भास्कर बोलते हैं इट कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जैक्टली, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके अंदर की तरफ इसको खींच के रखा है, ठीक है। देखो हम जब पत्थर को बांध देते हैं रस्सी पे और घुमा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, वो घूम के निकल के जाना चाह रहा है। इसको छोड़ दो, वो स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, सीधा निकल जाएगा, वो घूमेगा नहीं, है ना। तो हर एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि टेंजेंशियली वो बाहर निकल के जाए। ये घूम रहा है क्यों, क्योंकि इसको अंदर की तरफ कोई ना कोई एक फोर्स खींच रहा है। ये वही फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के बीच पे लग रहा है। अगर ये फोर्स ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के सीधा चला जाता है, यही तो होता। अब हम पकड़ते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
और v वेलोसिटी से लिनियर वेलोसिटी अगर v है इलेक्ट्रॉन का, तो rn डिस्टेंस पे ये कितना एनर्जी लेगा वो देखेंगे। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा? इनवर्ड फोर्स। आउटवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इनवर्ड फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। नाउ यू कैन सी कि जो आपका यहाँ पे फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना फोर्स होगा? अगर एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन का चार्ज अगर ई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस कितना होगा? जेड इंटू ई। इतना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई। तो हमने कल बोला था कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, इतना होता है। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दिस फोर्स ZE टोटल फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और Q2 इज इक्वल टू E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस कितना है? RN, nth शेल को पकड़ रहे हैं, mv स्क्वायर अपन RL, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप बैलेंस करते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। ये RN और ये स्क्वायर कट जाएगा। इतना एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी शेल पे। उस शेल का डिस्टेंस जितना होगा RN अगर आपको पता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। कल हमने ये भी बताया था कि हम लोग ये पकड़ते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन असल में क्या होता है, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे नहीं घूम रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है कहीं पे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करता है, जिसके चलते हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं निकाल पाते हैं। एनीवेज, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इतना तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया मेरे को। ये सिर्फ समझ लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल उतना आएगा नहीं आप लोगों का, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? इट विल बी योर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना है? ZE इंटू माइनस ई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई RN। उतना पोटेंशियल एनर्जी है। सर जेडी क्या है? जेडी ZE मतलब क्या? Z इज द एटॉमिक नंबर बोला ना हमने, एटॉमिक नंबर को Z। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, Z से डिनोट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस कितना होगा? Z into E। भाई समझ में नहीं आया? Q1 इज इक्वल टू Z इंटू E होगा ना। Q2 इज इक्वल टू, ये तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, तो फिर वो ये तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा एक, और न्यूक्लियस के अंदर तो सारे प्रोटॉन्स हैं। Am I not clear? यस सर, यस सर। सो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का किसी भी नंबर ऑफ शेल पे, K शेल पे हो सकता है, L शेल पे हो सकता है, M शेल पे हो सकता है, कहीं पे भी रहे, उसका एनर्जी कितना है उस पर्टिकुलर शेल पे, ठीक है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? हमको ये पता है कि अगर घूम रहा है तो पोजिशनल डिफरेंस की वजह से उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और घूम रहा है वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये दोनों ही चीजें जो है पोजीशन के वजह से हो या फिर घूमने के वजह से, इसको सप्लाई कौन कर रहा है? इसको बैलेंसिंग फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दे रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दे रहा है। तो एनर्जी जो होगा कितना है? ZE टोटल चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय
द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Rn। ये क्या था आपका, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन आपका पोटेंशियल अगर जब आप निकालते हो कितना हो जाता है पोटेंशियल, ये आपको असल में दूसरा एक चीज में दिखाना पड़ता है, यहां से फिर से डाइवर्ट हो जाएंगे। सो यहां से अगर हम देखते हैं तो F पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं इसका, तो वर्क डन अपन Q होता है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का। वर्क डन जो होता है वो होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई Q। फोर्स आपका था R स्क्वायर, डिस्टेंस है R, तो ये R स्क्वायर कट जाएगा, वो देखेंगे हम लोग, अभी कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे इसीलिए Rn स्क्वायर की जगह पे कितना आ गया, Rn आ गया। अगर समझ में नहीं आया है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और बढ़िया से कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है, बताना मेरे को अगर समझ में नहीं आता है तो। सर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहा है, चलो ठीक है। पहले यहाँ इस देखा, मैं बोला ना एक चीज को नहीं समझेंगे तो दूसरा चीज समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज समझ लो पहले तो, फोर्स कोई भी चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। ये तो ठीक है, ये अपना कोलम्स लॉ के से मिला है कि कोई दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस अगर R है तो इतना फोर्स लगता है। क्लियर? ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर किसी भी पॉइंट पे मैं अगर इसका पोटेंशियल निकालना चाहता हूं कि उस फील्ड का कोई भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, एनर्जी कितना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि बाहर से कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इसको उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जब हम प्लेस करना चाहेंगे वहां पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे जितना एनर्जी है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। हम क्या ले रहे हैं, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ये जो चार्ज है Q1 ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। हम पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, मतलब 1 कूलम, इसका कोई नेग्लिजिबल फील्ड पकड़ के चल रहे हैं हम लोग। तो हम उस पॉइंट चार्ज को ना, इसको पकड़ के हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। जब आप निकालने के लिए उस पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो क्या करेगा, उस पॉइंट पे जितना एनर्जी है उतने एनर्जी से ही तो आपको रोकेगा, तो आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही होगा उस पॉइंट पे एनर्जी। क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गया। कि आपका जो एनर्जी है, पकड़ लो आप और मैं कुश्ती लड़ रहे हैं, आपका जितना एनर्जी है उतना ही दम लगाओगे ना मेरे पे। तो किसी भी एक पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे जब हम बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल इतना है, मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, कि उस पॉइंट पे एनर्जी कितना है। अब किसी भी एक पॉइंट पे फील्ड में, स्पेस में, किसी पॉइंट पे एनर्जी कितना है हमको कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट के उस पॉइंट तक हम बाहर से एक चार्ज को ठेल के लेके जाना चाहते हैं, और जितना हमको वर्क डन करना पड़ जाए, हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे उतना एनर्जी था इसीलिए ना हमको इतना काम करना पड़ा। क्लियर? तो एनर्जी को इस टाइप से पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि चार्ज के हिसाब से क्या आ रहा है मेरे पास, कि फोर्स हो रहा है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इसी फोर्स से वो ठेल रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे उतना फोर्स लगा रहा है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज को प्लेस करना चाह रहे हैं, उसके वजह से वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा भाई, नहीं मिल सकता है। तो हम प्रैक्टिकली एक पर्टिकुलर चार्ज Q को पकड़ रहे हैं, उतना चार्ज को प्लेस करते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लिए फोर्स मिल जाएगा मेरे को। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्यू। फोर्स कितना है यहाँ पे देखो, फोर्स इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर हुआ। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ फोर्स से। तो फोर्स वाज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये Q है जिसको मैं Q2 बोल देता हूं, इंटू आर। तो ये आर और स्क्वायर कट गया, Q2 कट गया, बचा कितना मेरे पास, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इतना ही पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे रहेगा चार्ज के वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे हम वही चीज लिख रहे हैं। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये है मेरा Q1, ये है मेरा Q2, ये वाला Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Rn हो गया इसका रेडियस। ठीक है, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम लोग करेंगे जब और दो एक क्लास जाने दो तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। मुझको पता है अभी पूरा रिलेट नहीं कर पा रहे हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जेड ई स्क्वायर मिला ना, यहाँ से जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn, इतना है इसका पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखोगे आप क्या मिला आपको, ये दोनों को प्लस कर दो तो मिलेगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इतना है इसका टोटल एनर्जी। आपके मन में एक सवाल आ सकता था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन, लेकिन किसी के दिमाग में आया नहीं। यहाँ पे मैंने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे प्लस ई लिया, यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया तो माइनस ई लिया। ये एक सवाल आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने नहीं किया। जवाब मैं दे देता हूं, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव का मतलब होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव बेस्ड ऑन द हाउ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, निगेटिव आ रहा है, इसीलिए मैं इसका साइन जो इलेक्ट्रॉन है उसका निगेटिव साइन को कंसीडर कर रहा हूं। और काइनेटिक एनर्जी में मुझको जरूरत नहीं है साइन का, इसलिए नहीं किया। टोटल एनर्जी जो मेरे को मिला वो मिला मुझको निगेटिव। तो टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड है। अगर पॉजिटिव हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे फिक्स है। ठीक है, Yes, sir. तो किसी भी एक शेल पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। वो न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का जितना डिस्टेंस होगा। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और ये हमको चाहिए नहीं। मैं सिर्फ इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो वो एनर्जी आता कैसे है। दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम बोल रहे हैं। अगर आप उतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप सप्लाई कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। क्लियर? चलो, ये देखने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करूंगा। यहां से समझते हैं। अब देखो मेरा KLMN शेल होता है, हमने देखा था 4 शेल देखा था। टोटल नंबर ऑफ शेल 7 होगा, क्योंकि हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल पीरियड्स जो है वो है 7। टोटल पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब नंबर ऑफ रोज होते हैं 7। तो हम 4 रो की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4। पहला रो K शेल, सेकेंड वाला L, थर्ड M, फोर्थ N। इस टाइप से हम डिनोट करते हैं एक एक शेल को। एक एक शेल को हम क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कल देखा था हमने कितना होता है, ट्वाइस एन स्क्वायर होता है किसी भी शेल में। उस हिसाब से हमने देखा था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पकड़ लो आपका हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल का पहला एटम जो है, पहला एलिमेंट जो हमको मिलता है वो होता है हाइड्रोजन। और हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसमें एक प्रोटॉन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आ गया एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इसके शेल में। दूसरा एलिमेंट क्या है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर एटॉमिक नंबर 2 है इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। तो आ गए आपका 2 प्रोटॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन भी 2। के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 प्रोटॉन हो गया। तो हीलियम जो है ये स्टेबल हो जाएगा, हीलियम स्टेबल है, नोबेल गैस में आता है। और लास्ट 18th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है 18 ग्रुप्स है, ठीक है। ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 रोज होते हैं, क्लियर। तीसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो थर्ड एलिमेंट लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, मतलब इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन के शेल में तो जगह नहीं है, तो जाएगा कहां पे, एल शेल में जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। चौथा एलिमेंट क्या है, बेरिलियम, उसका 4 प्रोटॉन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। फिफ्थ वन बोरोन, बोरोन जब आएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके। सिमिलरली कार्बन आएगा, अब कार्बन क्या है, उसका 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। और ये कार्बन का जो फैमिली है यही क्या है, दिस कार्बन फैमिली इज आवर सेमीकंडक्टर फैमिली, है ना। कार्बन के नीचे आप देखेंगे कार्बन में कितना आ रहा है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपका। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कार्बन का, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 व्हाइट बॉल जो दिख रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अंदर में, और नीला बॉल दिख रहा है आपको 4 बाहर में। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कार्बन का, ठीक है। नाइट्रोजन 5 कितना होगा, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर में है और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहा है आउटर मोस्ट शेल में। समझना चीजों को बहुत बढ़िया से। फ्लोरीन आ गया भाई, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, मेरा नियोन आया। नियोन का 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट। ये बनता है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो मेरा सेकेंड शेल जो है ना, एल शेल, ये वाला अभी फुलफिल हो गया है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से मेरे को दूसरा इनर्ट गैस एलिमेंट मिल गया हीलियम के नीचे, वो है नियोन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा ना सोडियम, उसका जो प्रोटॉन आया, यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है आपको, एक प्रोटॉन आया, उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, एम शेल में जाएगा। अभी तो जगह नहीं है ना एल शेल में, तो ये जाएगा एम शेल में। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कैन बी 8। 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। लास्ट में यही डिस्कस किए थे हम लोग।
maximum number of electrons in the outermost shell must be 8, उससे ज्यादा नहीं। एम शेल में क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया सोडियम का, मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा तो उसका और एक आएगा, इसी तरह एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आया। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इज It's a semiconductor. सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सिलिकॉन जब आया तो सिलिकॉन का देखो 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेड वाला 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितना दिख रहा है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। फॉस्फोरस आएगा 5 होगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, आर्गोन आएगा, अब हो गया इसका 8। अब जब नया एलिमेंट्स आ रहा है ना, किसी तरीके से पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम सारा चीज आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको पता है भाई आउटर मोस्ट शेल में तो हमको कितना चाहिए था, 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब उतना सारा इलेक्ट्रॉन जगह कहाँ करेंगे, उस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से शेल में डिवाइड करते हैं। उससे पहले ये पीरियोडिक टेबल का कुछ एलिमेंट्स है, जहां पे आपको दिख रहा है सिलिकॉन के नीचे क्या है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, कार्बन फैमिली में है। तो सिलिकॉन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ग्रुप 13 में देखो बोरॉन का वैलेंस शेल में कितना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये सारी, ये जो तीनों ग्रुप है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनसे सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको खूब इस्तेमाल करेंगे, है ना, कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाएंगे, वो सारे यहीं से आएंगे। क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो द कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्डेंस टू लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अभी थोड़ा देर पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक शेल पे एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है और वो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था। तो जो लोएस्ट एनर्जी होता है ना, वो लोएस्ट एनर्जी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ये एक एनर्जी लेवल है, इतना एनर्जी यहाँ पे रहता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है। यहाँ से अगर उसको जंप करना है नेक्स्ट शेल में, एल शेल में, तो उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, तब जाके वो जंप कर सकता है के शेल से एल शेल में, एल शेल से एम शेल में। और अगर एनर्जी लूज करता है तो वो लूज करके फिर से हायर एनर्जी शेल से या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करके नीचे आ सकता है अगर जगह है तो। यहाँ पे सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, यही सारे एटम्स एक दूसरे से मिलेंगे, फिर एक मैटर बनेगा, मटेरियल बनेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लाउड्स होंगे, और एक एनर्जी का एक लेयर नहीं होगा, वहां पे एक बैंड बन जाएगा, एनर्जी बैंड बनेगा। पकड़ लो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक बैंड ऑफ एनर्जी बनेगा, एनर्जी लेवल बनेगा। ठीक है। अब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है ना, इस गैप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन्स या तो नीचे वाले शेल में होगा, एनर्जी लेवल पे होगा, या फिर ऊपर वाले में होगा, बीच में नहीं रह सकता है। तो एनर्जी उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, पैकेट्स में करेगा, कंटिन्यूअस नहीं करेगा। सो एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एन एक्साइटेड स्टेट। हमने देखा था कि सब शेल्स, जिसको हम बोलते हैं एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, उसके बेसिस पे हम क्या सब शेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, SPDF। सब शेल्स आर shapes defined by azimuthal quantum number L within that shell। तो इसका देखते हैं कि कैसे, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से भरता है, एक एक शेल में कैसे जाता है। वो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर असाइन्ड टू द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ n + L। n क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। L क्या है, L इज योर एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, इन दोनों को प्लस करके जिसका नंबर ज्यादा आएगा उस शेल पे पहले जाएगा। देखेंगे कैसे जाता है। फॉर सेम वैल्यू ऑफ n + L, इलेक्ट्रॉन्स आर असाइन्ड फर्स्ट टू द सब शेल विथ लोअर n। अगर n + L का वैल्यू अगर दोनों में कंपेयर करके बराबर आता है तो जो लोअर n होगा उसमें जाएगा।
आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से जा रहा होगा, आई नो, क्योंकि ये सब भूल चुके हो आप लोग। तो ये रहा आपका एनर्जी लेवल्स, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, इस टाइप से है हमारा शेल का, एक एक शेल का एनर्जी लेवल है ना। इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉन्स आके एंटर होगा। हम पकड़ते हैं, हमारे हाथ में एक एटॉम में ले रहा हूं, कौन सा, कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला शेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2p के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1s 2s एंड 2p। सो p सब शेल का कितना ब्लॉक होता है, 3। एक एक ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। डी में होगा आपका 5 ब्लॉक और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। अब देखो ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। माइक 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 माइक, आप लोगों का माइक से बड़ा तकलीफ होता है लोगों को। चलो, अब 2s में जब इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, कैसे आएगा, 2s में पहला एक इलेक्ट्रॉन आया, पकड़ लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। 2p में आया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि 2p का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा ना, पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा, एक ही डायरेक्शन पे। यही वजह होता है जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना, वो हम देखेंगे किस क्यों दिखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। आप पकड़ लो कार्बन का तो हो गया भाई बैलेंस, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। देखो सिलिकॉन का कितना है, देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसमें। 14 इलेक्ट्रॉन्स का उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 ही है। कैसे हो रहा है, देखो 6 थे, अब 2p6 हो गया, 3s2 एंड 3p2। तो कैसे, यहाँ पे देखो ये p शेल पूरा भरेगा अब 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहाँ आएगा, 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3s में 2 और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मेरा सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या आएगा, जर्मेनियम पकड़ लो। जर्मेनियम का कितना है, एटॉमिक नंबर है 32। आप लिख के रख लेना, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। जर्मेनियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 32। 32 इलेक्ट्रॉन को अगर हमको डिवाइड करना है, किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे, तो हटा देता हूं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 3s2 और 4s2। यहाँ पे देखो 3d जो भरेगा ना, यही बोलना चाह रहा था मैं, 3d जो भरेगा वो 4s के बाद 3d में आएगा। अब देखो कैसे आता है, ये रहा मेरा 3p शेल, 3p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा तीसरा चौथा, हो गया मेरा 3p6, हो गया ना 3p6 कंप्लीट। उसके बाद क्या है, अरे यार 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, 3d में जाना चाहिए था, है ना। लेकिन 3d हायर एनर्जी लेवल पे होगा, इसीलिए वो 4s को फिल कर। अब 4s2 भरने के बाद आपका जाएगा 3d में। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया अभी, 3d आउटर मोस्ट शेल है क्या, आउटर मोस्ट शेल तो आपका 4s है, क्योंकि नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो अभी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हो गया 3d10, फिर 4p2, तो आउटर मोस्ट शेल 4th शेल है, 4p2 हो गया आपका। क्लियर, ये जो एनर्जी गैप है Yes, sir. कार्बन का एनर्जी गैप जो होगा वो होगा आपका 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सिलिकॉन का होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का जो गैप है, तो इस गैप को हम समझेंगे बढ़िया से कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, जर्मेनियम का, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, सिलिकॉन का। लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, फिर मिस कर जाओगे, ठीक है। तो ये सब अभी नहीं करेंगे, ये सब बाद में करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना मुझे। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है वो सारा चीज हम समझेंगे बढ़िया से। फर्मी लेवल क्या होता है, कंडक्शन बैंड, हाँ ये बताना था। ये जो अभी हमने देखा एनर्जी गैप, ये क्या करता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप होता है, और इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी गैप के बेसिस पे ही हमारा मटेरियल जो होता है या फिर मैटर जो होता है वो या तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, या फिर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, या फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये एनर्जी गैप के हिसाब से हो रहा है। एनर्जी गैप अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो दैट मटेरियल विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। अगर एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ देन इट विल बिहेव लाइक ए सेमीकंडक्टर। और मेटल में क्या है, कंडक्टर में क्या है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो हम मैटर को, मटेरियल को किस बेसिस पे, सर पीडीएफ मिलेगा क्या, हाँ ठीक है पीडीएफ में दे दूंगा, नॉट एन इशू, इसका पीडीएफ दे दूंगा मैं। तो क्या बोला मैंने कि जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा वो होगा इंसुलेटर, कम होगा तो होगा सेमीकंडक्टर, ओवरलैप्ड होगा ये बनेगा मेरा कंडक्टर। क्लियर? You will get many questions from this particular topic कि इसका जैसे बताया कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, इंसुलेटर का क्या है, या फिर आपको दे दिया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा, तो 5.4 हमने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्बन का, है ना। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चंस हमको मिल सकता है। ये जो टॉपिक हमने किया अभी, आप में से किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ, समझ में आया जो सबको तो ठीक है, नहीं समझ में आया वो बताओ मेरे। बोनोजीत समझ में आया? थोड़ा समझ में आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आप अगर बैठ के ना किताब पढ़ोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं पक्का गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि उतना टाइम आप लोगों के पास है ही नहीं कि इसको डिटेल्स में एनालिसिस करो, समझ सको कि किस तरीके से हो रहा है। आप क्या करोगे, स्किप कर जाते हो, जैसे ही खोलते हो फिर वो पजल सा लगता है, क्लामजी लगता है, और फिर उस जगह को स्किप करके नेक्स्ट हायर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होता है। देखना एक बच्चे को ना जब आप एबीसीडी सिखाते हो या फिर वर्ड फॉर्मेशन सिखाते हो उसको बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है उसके लिए। वो चाहेगा कि आपका बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग का किताब पढ़ ले, उसको वो समझा दो वो समझ जाएगा, लेकिन ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल लिखना बोलो तो फिर उसको टफ लगता है। हम लोग भी वैसे ही करते हैं, जो बेसिक लेवल की चीजें है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी बातों को हम स्किप कर जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पे हम सारा चीज समझ जाए, मशीन्स को समझ जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस को समझ जाए। नहीं होता है। आपको समझना है तो फिर बेसिक पे समझना है कि बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, एनर्जी गैप क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे वहां पे रह रहा है, कितना एनर्जी ले रहा है। अगर वो समझ में आता है तो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है चीजों को समझना और करना, है ना।
अगर Anybody क्वेश्चन else? आया कि कंडक्शन जो गैप है वो 4.5 वोल्ट है, तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। किसका? जो गैप एनर्जी गैप हाँ 4.5 वोल्ट दिया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, तो वो इंसुलेटर होगा एग्जांपल ऑफ। या इंसुलेटर होगा। अगर आपका कैलकुलेशन करके अगर एनर्जी गैप अगर हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, उसमें आप देखोगे कि अगर आपका एनर्जी गैप का वैल्यू अगर मिल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है तो वो इंसुलेटर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिल ओके रहा है सर, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। टाइम क्या हुआ? 8:40। ओके। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी